विच इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिजीज़, कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? टाइफाइड। संक्रामक बीमारी का मतलब क्या होता है? पहले ये बता दीजिए मुझे, संक्रामक बीमारी क्या होती है? कोरोना संक्रामक बीमारी थी या नहीं? कोविड जो आया था, कोविड-19, ये संक्रामक रोग था, इन्फेक्शियस डिजीज़ थी या फिर नहीं थी? थी, है ना? थी ना? क्यों थी? क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही थी। तो ऐसे डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रैवल करती है वो क्या कहलाती है? संक्रामक डिजीज़ कहलाती है। ओके, तो टाइफाइड जो है वो संक्रामक होता है, खांसी भी संक्रामक। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये है क्लास 11 जिसमें हम चाइल्ड एंड एजुकेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, ये क्लास रेगुलर आती है जिसमें हम, ये 10 मिनट सीरीज़ है, मतलब 10 मिनट का वीडियो लेक्चर होता है जिसमें हम 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके पेपर से निकाले हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे प्रीवियस वीडियोस से। ओके, तो आप ये ना समझे कि मैं वही क्वेश्चंस रिपीट करवा रही हूँ, अपने तरफ से डाल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिफ्ट में पेपर होते हैं तो क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसीलिए पेपर में आपको क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड दिखेंगे। ओके, ये अच्छी बात है। आप अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा, आप देखते बराबर ही उस क्वेश्चन का आंसर पुट कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड दिखेंगे। ये मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ये जो पेपर हुआ था तभी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ के का कार्य है? फर्स्ट है चाइल्ड न्यूट्रेंट, सेकेंड है चाइल्ड हेल्थ, थर्ड है चाइल्ड एजुकेशन। ओके, फोर्थ अगर ऑप्शन की मैं बात करूँ, मैं ऑल ऑफ एबव। ओके, तो यूनिसेफ के क्या क्या वर्क होते हैं ये मैंने आपको पहले भी, ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मतलब किसके कार्य होते हैं? वो सारे यूनिसेफ के कार्य होते हैं। तो ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर है। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ? बोन्स और टीथ के लिए, हड्डी और दांत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपको ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैल्शियम, सेकंड है सोडियम, थर्ड है विटामिन और फोर्थ है आयरन। देखो, आयरन जो है वो ब्लड की कमी को दूर करता है, विटामिन जो है मसल्स को एक्टिव रखता है, सोडियम शरीर में बहुत सारे जो भी डिजीज़ होती है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। ओके, कैल्शियम जो है वो बोन्स एंड टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है और टीथ में भी कैल्शियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कैल्शियम इसका मतलब हड्डियों के लिए या फिर बोन्स के लिए अगर हम बात करें तो कैल्शियम इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है व्हाट आर द स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर ऑर्फनेज चिल्ड्रंस? अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है प्री स्कूल प्रोग्राम, पूर्व स्कूल योजना। सेकेंड ऑप्शन में बोला है रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, पठन सुधार कार्य, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, व्यापक योजना, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका भी राइट आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चे अनाथ है, उनका करने वाला कोई नहीं, उनका करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही उनके लिए जो भी कार्य करना है वो करवा सकती है। तो स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजना, प्री स्कूल भेजना, उनके पढ़ने में, रीडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, व्यापक रूप से जितना भी सारा लिखना पढ़ना, भोजन की व्यवस्था या फिर हम बोले रहने की व्यवस्था, अच्छे शिक्षक दिलवाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए। और अनाथ बच्चों को ये सारी विशेष सुविधाएं क्या करवानी चाहिए? प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो ऑल ऑफ एबव इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती है।
तो आपने देखा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। बोला है ऑर्फनेज होम आर, अनाथालय सेवाएं खालिस्तान होती है। देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा तो मैंने आपको पहले बताया है कि अनाथालय जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार की सेवाएं होती है, इंस्टीट्यूशनल सर्विस होती है या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस होती है या फिर ये दोनों होती है। तो ये दोनों होती है ना, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस आर बोथ सर्विस इज ऑर्फनेज होम, मतलब कि दोनों टाइप की सेवाएं किस में आती है, ऑर्फनेज होम के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच आर सर्कमस्टेंसेस आर नेसेसरी फॉर मेन स्ट्रीमिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस, मतलब कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या होती है। तो आगे देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समेकित शिक्षा, एजुकेशनल प्लानिंग, शिक्षा नियोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का समीकरण, ऑल ऑफ एबव। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए कौन कौन से मुख्य 3 तत्व होना चाहिए ये उन्होंने बताया है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप विशिष्ट बालक हैं तो आपको हम अलग बैठाल के पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग, उनके लिए एजुकेशन की प्लानिंग होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, मतलब किसे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ये वाली जो सीरीज़ है ना, आज का जो वीडियो मैं ले रही हूँ इसमें क्या हो रही है, आज की जो क्लास है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं मैं प्रीवियस वीडियो की या फिर लेक्चर की PDF तो नहीं ले रही हूँ, बट मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया था। इसमें क्या हो रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बट कोई नहीं, अच्छा रहेगा, आप लोग बार बार रिवाइज़ करेंगे, आपको जल्दी याद होगा। आप तो यहाँ पर जल्दी भी आंसर कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है। तो इसलिए बोलती हूँ मैं आपको कि प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, 10 मिनट में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है आपका, पता है, पर सुधरने वाला बहुत चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान वॉज स्टार्टेड इन, समेकित शिक्षा योजना खालिस्तान में प्रारंभ हुई थी, कौन सी ईयर में प्रारंभ हुई थी ये बताना है। तो ये जो प्रारंभ हुई थी कब हुई थी, 1981 में प्रारंभ हुई थी। यही वाला जो पेपर है जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है, बट प्रीवियस लेक्चर हमने जब लिया था तो उसमें ये क्वेश्चन क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ईयर वाले हैं या फिर जो स्कीम वाले हैं वो कैंसिल आउट हुए थे। ओके, तो आगे बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जब मैंने लिया था तब ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विच इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिजीज़, कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। टाइफाइड संक्रामक बीमारी का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए मुझे, संक्रामक बीमारी क्या होती है। कोरोना संक्रामक बीमारी थी या नहीं, कोविड जो आया था कोविड-19 ये संक्रामक रोग था, इन्फेक्शियस डिजीज़ थी या फिर नहीं थी, है ना, थी ना, क्यों थी, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही थी। तो ऐसे डिजीज़ जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रैवल करती है वो क्या कहलाती है, संक्रामक डिजीज़ कहलाती है। ओके, तो टाइफाइड जो है वो संक्रामक होता है, खांसी भी संक्रामक होती है, बुखार भी संक्रामक होता है, बट जो एड्स है वो संक्रामक नहीं होता है। ओके, एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता है। अगर आपको टाइफाइड हुआ है, खांसी हुई है, फीवर हुआ है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करिए, क्वारंटाइन करिए 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ये क्या होता है आपके परिजनों में पहुंचने की इसकी संभावना होती है। और मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग ने देखा भी होगा, अगर घर में किसी एक को कुछ भी होता है तो फिर बाद में सभी लोगों को वो चीज़ होती है ना, क्योंकि ये संक्रामक डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाती है, आ जाती है, फैल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स।
अब बात करते हैं एड्स की कितनी अवस्थाएं होती है। पूछा है एड्स अफेक्टेड पर्सन है ब्लैंक स्टेट, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसकी कितनी अवस्था होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा एड्स की 4 स्टेज होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख लीजिए 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, सीखने के पठार के कारण कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो सीखने के पठार के कारण की अगर हम बात करें तो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इसका एक वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर हो जाता है। बुद्धिलाब्धि मतलब कि आईक्यू अगर लेस है तो भी इसका मतलब लर्निंग प्लेट्यू का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान ना लगाना भी एक सीखने के क्या होता है फैक्टर होता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ लोग क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं और आप उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं। एक व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति को हम पढ़ा रहे हैं, है ना, या फिर कोई क्लास है जिसमें कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन उस चीज़ को सीख पाते हैं, लेस ऑफ द चिल्ड्रन उस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं सीख पाते। तो उनकी फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि उनका इन्वायरमेंट जो है उन्हें इफ़ेक्ट कर रही होती है वो चीज़ें, है ना। क्यों इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि उनमें लेस आईक्यू होता है, कम आईक्यू होता है, तो वो समझ में नहीं आ रही होती वो चीज़ें उन्हें, है ना। कुछ बच्चों का आईक्यू बहुत कम होता है, नॉर्मल से भी कम होता है, तो वो बच्चे उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो उन्हें वो इन्वायरमेंट कैसा लगेगा, पॉल्यूटेड लगेगा, कुछ उन्हें समझ में नहीं आएगा। और समझने चलो ठीक है नहीं समझ में, पर मेन कारण कभी कभी ये भी होता है कि वो बच्चे उस चीज़ में ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो टीचर बता रहा है वो चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है। बट कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे ध्यान से समझते ही नहीं हैं, टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो सीख नहीं पाते। तो ऑल ऑफ एबव इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये प्लेटिव्स ऑफ लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, एनालिटिक एंड सिंथेसिस अप्रोच आर रिलेटेड टू, मतलब विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है। अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो ये किससे संबंधित है, ये स्पीच रीडिंग से संबंधित है। मतलब कि आप भाषा का अगर वाचन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो ये दोनों अप्रोच का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाता है, पता है, ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाता है। देखो जो मैं सीडीपी की क्लास ले रही हूँ ना, महिला पर्यवेक्षक के लिए, ये क्लास आपके सीटेट हो गया या फिर जहाँ भी सीडीपी पूछी जाती है उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सीडीपी अलग अलग होती, कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं होती। अगर सब्जेक्ट एक है तो वो हर जगह काम आता है। तो देख लिया आपने, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा, 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।